हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस की स्टडी को और अब हम आ गए हैं लेसन नंबर 4 पेज नंबर 42। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस के एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज करें, कैसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट डालता है। देखो, किसी भी बिजनेस को, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो या मतलब डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें या फिर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, एक एनालिसिस की जाती है, SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस। ये आप अपने लिए भी कर सकते हो, मैं अपने लिए भी करता हूँ। SWOT क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। हमारी क्या स्ट्रेंथ है हमें पता होनी चाहिए, हमारी क्या वीकनेस है वो हमें पता होनी चाहिए, ताकि उस वीकनेस पे हम ओवरकम करें, उसको कम करें। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी, मैं क्या कहाँ कहाँ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ मैं अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ, नॉलेज ग्रोथ, इनकम ग्रोथ, जैसे भी। और थ्रेट, कहाँ से मुझे नुकसान पहुँच सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि उसको बंदा 12 घंटे बैठ सकता है लगातार। तो उसकी स्ट्रेंथ है कि 12 घंटे कोई बंदा बैठेगा तो इसका मतलब वो 12 घंटे पढ़ भी सकता है अगर मन लगा के करे तो। वीकनेस क्या हो सकती है? वीकनेस क्या कि भाई वो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो ज़्यादा समय के लिए बैठ नहीं पाता पढ़ने के लिए। अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर वो कोई 12 घंटे पढ़ ले तो अपॉर्चुनिटी क्या है? पता नहीं कितने सारे एग्जाम क्लियर कर देगा और दूसरों से अलग हो जाएगा, क्योंकि जो भीड़ है वो ऐसे लोगों की है जो या तो ईमानदारी से मेहनत नहीं करते, ठीक है, कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी कि अगर अपने आप को फोकस्ड रखोगे तो। थ्रेट क्या है? अभी तो देखो, स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा थ्रेट्स है ये सोशल मीडिया और ये मोबाइल का, कि ये जो है वो हमें 12 घंटे बैठने ही नहीं दे सकते। 12 घंटे बैठ जाएंगे तो भी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सब मैंने एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, यही सारे बिजनेस में भी अप्लाई हो जाता है कि बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या हो सकता है। उसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, यूनिक प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल कंपनी है, स्ट्रेंथ है उसकी। वीकनेस क्या हो सकती है किसी कंपनी की? भाई देखो, एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वीकनेस ये है कि वो उसका हाई प्राइस होता है तो कोई नॉर्मल बच्चे या नॉर्मल बंदे खरीद नहीं सकते, है ना। अपॉर्चुनिटी देखो, एक अपना ट्रेड मार्क है, उसका ब्रांड है, जिसकी वजह से वो कितना प्रॉफिट अर्न करती है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। और उसको थ्रेट किससे? हाँ, हो सकता है जो लोग ज़्यादा ऐप यूज़ करने वाले लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा ईजिली कनेक्ट या ईजिली कोई मोबाइल चला जाए उससे, अगर उसको, जैसे सैमसंग है या फिर यूजर फ्रेंडली और भी दूसरे मोबाइल, उससे उसको थ्रेट हो सकता है। मैंने भी पहले आईफोन यूज़ किया, लेकिन मुझे 6 महीने में पता चल गया कि नहीं यार, मैं इसमें ये ऐप नहीं कनेक्ट कर सकता, ये ऐप डाउनलोड नहीं कर सकता। स्टूडेंट को तो पता नहीं कितने ऐप और चाहिए होते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो फिर वो छोड़ दिया। ठीक है ना। तो वो सारे एनालिसिस है। तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी गई हैं कि किसी बिजनेस को करने के लिए आपको SWOT एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। चलते हैं आगे। बस एक बार रीड कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा है यहाँ पे। नाउ माइक्रो एनवायरनमेंट। देखो, एनवायरनमेंट दो होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे और मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। सपोज करो आपके साथ जो कोई इश्यूज चल रहे हैं पर्सनली आपकी लाइफ में, वो आपके माइक्रो एनवायरनमेंट की वजह से आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी, आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर्स जो भी है, या आप जिनके साथ कनेक्टेड हो। लेकिन देश के लेवल पे अगर कोई इशू चल रहा है, देश में इन्फ्लेशन आ गया है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, ठीक है ना, देश में किसी चीज़ की कमी हो रही है, देश में किसी चीज़ को लेकर डर बैठ गया है, ठीक है, जैसे कोरोना को लेकर बड़े लेवल पे, तो वो मैक्रो एनवायरनमेंट हो जाएगा। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो माइक्रो को भी इफेक्ट करता है, लेकिन जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, जो आपके लेवल पे बस चीज़ें हैं, वो पूरे देश के इफेक्ट नहीं कर सकती है, या फिर बहुत कम चांसेस है उसको करने। तो किसी भी बिजनेस के माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि ये बिजनेस कहाँ ऑपरेट कर रही है, किन लोगों के बीच ऑपरेट कर, किस सोसाइटी के बीच में, उस सोसाइटी का सोसाइटल फैक्टर क्या आएगा, उस सोसाइटी का असर क्या रहेगा उसमें, उसके कौन से सप्लायर हैं, उसके कौन से आपस में जहाँ से वो माल परचेज कर रहा है, कौन से मार्केट में वो काम कर रहा है, उस मार्केट की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट हो गया कि सिर्फ उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो कंपनी कहाँ ऑपरेट हो रही है, कहाँ उसका मार्केट है, कहाँ उसके वो सप्लायर्स हैं, कहाँ उसके कंपिटिटर्स हैं, कहाँ उसके कस्टमर्स हैं, उनसे क्या वो इफेक्ट हो रहा है, वो है उसके लिए माइक्रो, उनको जानना ही, या वही चीज़ें उसके लिए क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट। आगे चलते हैं, आगे है कस्टमर्स। किसी बिजनेस को कस्टमर्स तो अफेक्ट करते हैं भाई। कस्टमर्स की चॉइस और कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर को कैसे आप अपना प्रोडक्ट
प्रोवाइड करवा पा रहे हो, कितना यूज़र फ्रेंडली है आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए। तो कस्टमर की एनालिसिस, कस्टमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा बिजनेस को इफेक्ट करेगा, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस हो या फिर नॉर्मल। अल्टीमेटली बिजनेस तो कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए ही, ठीक है। कंपिटिटर्स, देखो कंपिटिटर सिर्फ जैसे कोई, इसमें एग्जांपल भी है कि अगर कोई टीवी बनाने वाली कंपनी है तो उसका कंपटीटर जो टीवी, दूसरी कंपनी टीवी बना रही है वो तो है ही, साथ में उसके दूसरे कंपटीटर भी हैं, जैसे टू व्हीलर है, रेफ्रिजरेटर है, कुकिंग बनाने वाली कंपनी। वो कैसे कंपटीटर हो गए सर, वो तो टीवी नहीं बना रहे। भाई हो सकता है ना कि वो कोई डिस्काउंट ऑफर कर दे और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्शन कर दे। बैंक है, सेविंग में ज़्यादा डिस्काउंट, ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर दे, अपनी तरफ पैसा खींच ले। अल्टीमेटली पैसा तो लोगों के पास लिमिटेड ही है। अगर ये लोग अच्छे अच्छे प्राइस रेंज में अच्छा अच्छा डिस्काउंट दे दे, अच्छा सेविंग दे दे बैंक वाले, तो फिर आपकी तरफ से मूव हो जाएंगे ये, और वो हो सकता है फ्रिज ना खरीदे या टीवी ना खरीदे और दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चले जाए। तो कंपटीटर में वो भी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, वो भी इफ़ेक्ट करता है बिजनेस को। मार्केटिंग इंटरमीडिएट, ये बीच में जो एक एजेंट का काम करते हैं, जो आपके लिए प्रमोशन करते हैं, आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं। इन लोगों का कमीशन भी फिक्स होता है। ये कमीशन ही अगर हाई होगा तो सोचिए बिजनेस पे इफेक्ट तो आएगा ही। मार्केटिंग कमीशन का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा हो सकता है, जैसे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो वो कहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये सब इंटरमीडिएरीज में आ जाते हैं, एजेंट होते हैं बीच में जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और इनका कमीशन डिसाइड करता है, इफेक्ट करता है बिजनेस के, किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को, बिजनेस के एनवायरनमेंट को। डेमोक्रेटिक किसी जो बिजनेस जिस कंट्री में ऑपरेट हो रही है वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहाँ की मीडिया, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल पब्लिक, वहाँ का एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, सारी चीज़ें, मतलब एक ज़मीन से जुड़े हुए, उस लोकेशन से जुड़े हुए सरकार, सिटीजन, लोग, मीडिया, ये सब फैक्टर होते हैं बिजनेस में। नाउ ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर पब्लिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट अफेक्टिंग बिजनेस। ये तो छोटा सा है, चलिए इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये देखो मैक्रो एनवायरनमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, बड़े लेवल पे देखना। माइक्रो जो है वो अनकंट्रोलेबल होता है, मतलब वो आपके हाथ में है ही नहीं। आपकी अपनी चीज़ जो माइक्रो है, छोटे लेवल पे, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब ये कि भैया लोगों के पास पैसा कितना है तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदने का, मतलब परचेजिंग पावर। ये देखो परचेजिंग पावर, लोगों के पास जितना पैसा होगा वो उतना ही परचेज करेंगे। तो आप ये देखो ना कि आपका बिजनेस कौन से एनवायरनमेंट में, कौन से मार्केट में, कौन से लोगों के बीच आप ऑपरेट कर रहे हो। सपोज करो आप ऐसे लोकेशन पे अपना बिजनेस चला रहे हो जहाँ पे लोगों की इनकम बहुत कम है, जैसे पिज़्ज़ा हट है या फिर KFC है, या जो भी है ब्रांडेड कपड़े हो गए, जैसे पीटर इंग्लैंड हो गया, कैंटाबिल हो गया। ये सब लोग क्या गांव, छोटे से किसी गांव में जाके अपना आउटलेट खोल सकते हैं? नहीं खोलेंगे। उनको पता है वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर कम, क्योंकि वहाँ की इनकम कम है, वहाँ पे इनकम कम है। तो ये भी इफेक्ट डालता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किसी भी लोकेशन का, किसी भी जगह का, किसी भी देश का इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री, हम तो डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, हमारे देश में इनकम कम है, लेकिन हमारे देश में जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है। तो देखो सारे ब्रांड मिलेंगे, सारे बड़े बड़े मॉल मिलेंगे। तो ये सब कैसे डिसीजन लेते हैं? वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए डिसीजन लेते हैं। अदरवाइज अगर ये ध्यान में ना दे तो आउटलेट्स बंद हो जाएंगे। बस उसी को इन्होंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। डिमांड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है, आप एक बार रेफ़र कर लो, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको समझाया। मैं फिर इसमें हिस्ट्री बता दी, 1991 में क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम गए थे, ठीक है। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, किसी भी देश का पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट तो अफेक्ट डालता ही है बिजनेस को। वो कैसे डालता है? मान लो किसी फॉरेनर्स को आपने इंडिया में बोला भाई आओ बिजनेस करो, और आपने उसके ऊपर डाल दिया कि भैया तू ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तुझे 10 लाइसेंस ज़्यादा लेने पड़ेंगे, तुझे 4-5 रिपोर्टिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना, तेरे ये डायरेक्टर नहीं हो सकते, तेरे वो नहीं हो सकते, 10 तरीके की उसकी तेरे एडवर्टीजमेंट यहाँ होगी, तू सिगरेट नहीं बना सकता, मतलब बहुत सारी पॉलिसी डाल दी उसके ऊपर।
तो ऐसी तेरी पैकेजिंग होनी चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा प्रमोशन करेगा। तो कोई भी देश का जो पॉलिटिकल है और लीगल एनवायरनमेंट है वो बड़ा इफेक्ट डालता है किसी बिजनेस पे। हो सकता है कोई ऐसे प्रोडक्ट को आप बना रहे हो जो दूसरे कंट्री में बैन ही नहीं और आपके देश में बैन है, और वो बंदा उसी को बिजनेस यहाँ करना चाहता है, तो बैन कौन करता है? गवर्नमेंट ही करती है। तो ये इफेक्ट डालता है। तो बस आपको ये ओवरव्यू याद होना चाहिए, और आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये सब आप लिख भी नहीं पाओगे जो बुक्स में इतनी सारी चीज़ें दी गई है। सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, भाई जिस लोकेशन पे आपका बिजनेस है वहाँ के लोग क्या लैंग्वेज बोलते हैं, किस चीज़ों में बिलीव करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या वहाँ की मान्यता है, कैसा उनका टेस्ट है, कैसा उनका पहनावा है, ट्रेडिशन क्या है, अगर वो सब आप नहीं देखोगे, आप सपोज करो कि गांव के किसी छोटे से इलाके में जाके जहाँ पे लोगों ने, मान लेते कि जीन्स या ये नॉर्मल टी शर्ट नहीं पहनते, वहाँ पे लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, कुर्ता पजामा जो भी है। आप वहाँ जाके ये चीज़ का आउटलेट खोलोगे तो उनके तो ट्रेडिशन के अगेंस्ट हो गया, तो आपका बिजनेस चलेगा क्या? आप किसी भी जगह पे जा रहे हो, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है आप वो देखते हुए तो काम करोगे। वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ के लोग क्या है। वहाँ अब सपोज करो आप ऐसे इलाके में चले गए एक मोमोज की दुकान खोलने, जहाँ पे लोग अभी भी मोमोज नहीं खाते हैं, जहाँ के लोगों का टेस्ट अलग है, वो लोग अपने घर के बनाए हुए या फिर अपने वहाँ के लोकल जो फेमस चीज़ें होंगी वही खाते हैं। तो आप चलो बिजनेस तो चला लोगे, लेकिन फाइट करना होगा। अगर आप सर्वाइव करोगे, आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो लगे रहो, लेकिन ऐसा तो नहीं। यही चीज़ें दूसरे मतलब देश के बीच में भी आ जाता है। मान लो थाईलैंड में के मार्केट में जा रहे हो, है ना, नेस्ले है, इतनी बड़ी कंपनी है, हर एक लगभग बहुत बड़े बड़े देशों में है इसका। तो ये देखेगी तो सही, जिस देश में जा रहे हैं वहाँ के लोगों की मान्यता क्या है। ये जो पीटर इंग्लैंड, कैंटाबिल या फिर पिज़्ज़ा हट, ये फिर मैकडोनल्ड्स, ये सब हमारे देश में क्यों आ गए? क्योंकि उसने देखा कि यहाँ के लोग तो अपने कल्चर को छोड़ सकते हैं, या अपने कल्चर के साथ साथ हमें भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग तो हर उस चीज़ नई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको अच्छा मानने लग जाते हैं, और अपनी चीज़ों को बेकार मानने लग जाते हैं, और अपनी चीज़ों में कॉन्फिडेंस लूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है ना? आप देखो ना, आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जो चीज़ आपको नहीं पता है ना, आप उसको बहुत ही बड़ा मानते हो, और जो चीज़ पता होता है उसके बेस पे हम क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, वो नहीं सोचते, है ना। आज जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप ग्रेजुएशन के बेस पे क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, ग्रेजुएशन की कैसे स्टडी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, ये नहीं सोच रहे हैं हम। उसको तो बस किसी तरीके से निकालना है यार ग्रेजुएशन। लेकिन हम जो नहीं कर रहे हैं, या जो कोई दूसरा कोई कुछ कर रहा है, अलग कर रहा है, हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, वही पेप्सी कोला का एग्जांपल दे दिया, चाइना में कैसे बिजनेस किया, चाइना के लोगों की क्या सोच थी, इस टाइप से। नाउ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है कि किसी लोकेशन पे जो लोगों की एज क्या है। मतलब अब मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, अगर मैं डेमोग्राफिकली देखूँ मेरे व्यूवर्स कौन है, डेमोग्राफिक मतलब एज के कैटेगरी से देखूँ, तो मेरे व्यूवर्स 15 से लेके 25 की एज में होंगे ज़्यादा यही होगा। और फिर कुछ और अलग क्लासेस डालता हूँ जहाँ पे मैं देखता हूँ कि 25 से लेके 35 के बीच में ज़्यादा व्यूवर्स हैं। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि भैया डेमोग्राफी किसी बिजनेस के लिए ये मैटर करता है कि जहाँ वो ऑपरेट करने जा रहे हैं वहाँ पे पॉपुलेशन किस टाइप की है, बच्चों की। जैसे इंडिया को यंग कंट्री कहा जा रहा है, यहाँ पे लोग बहुत यंग है। जैसे जापान है, बूढ़ा होता जा रहा है देश, लोग बच्चे जो मतलब यंग बच्चों की संख्या बहुत कम है वहाँ पे। चाइना में बच्चों की संख्या कम हो रही है, तो ये लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, लोग सारे बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन इंडिया के पास यंग जनरेशन है, इसके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। सारी बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में आने की सोचेगी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में मैन पावर ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे, फैमिली का साइज, कास्ट, रिलीजन, धर्म, मान्यता, भाषा, एजुकेशन कैसा है, ये सब मैटर करता है किसी एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बता दिया है कि एक बिजनेस मैन को ये सब सोचना पड़ेगा। सोचो ना कि बच्चों के लिए प्रोडक्ट, इंडिया में आने वाले लोग बच्चों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बूढ़ों पे करेंगे? बच्चों पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों और यूथ की संख्या ज़्यादा है।
ठीक है। और जापान में जाने वाले लोग बुढ़ापे की तरफ ज़्यादा असर, या प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो बुढ़ापे के लिए होती है। नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाता है वहाँ का वेदर, नेचुरल रिसोर्स, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कोई समुद्र से घिरा हुआ देश है तो उस पर पोर्ट जो होते हैं ना, वो सी पोर्ट, वो सब होंगे। कैसे वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जहाँ, अब जैसे KGF मूवी है, उसमें क्या माइंस होती हैं जिसमें सोने का निकालते हैं, तो यहाँ पे वो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल था, तभी वहाँ पे वो बिज़नेस सेटअप हुआ। तो जिस देश में आप जा रहे हो, जहाँ भी आप बिज़नेस करोगे, वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट भी आपको कंसीडर करना होगा। ऐसा ना हो कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और वहाँ पे सुनामी आती रहती है बार बार, वहाँ पे बाढ़ आती रहती है बार बार, भूकंप आते रहते हैं बार, मैं तो बना बनाया बिजनेस ही खराब हो जाएगा। तो नेचुरल एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अब इसमें आ जाता है कि भैया वहाँ पे किस लेवल की टेक्नोलॉजी है। अब जैसे लोग पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, लेकिन LPG गैस पे बनाने लग गए, LPG गैस को प्रमोशन किया गया। तो अब जैसे ही सारे लोग चूल्हे पे बना रहे थे और LPG गैस की तरफ जाएंगे, तो सोचो LPG गैस के लिए कितना बड़ा मार्केट साइज आ गया, बड़ा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा उसका, अगर वो प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, आप लोगों के पास हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट आ गया, ये क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हो गई। और इसकी वजह से देखो बिज़नेस का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप देखो ना, पहले लोग VCR जो भी मतलब पुरानी चीज़ों पे करते थे, अब लोग टीवी पे आ गए, टीवी से LED पे गए, LED से अब स्मार्ट टीवी आ गया है। फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें चेंज, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये सब भी मैटर करेगा। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट कैसे करें, एक्सपोर्ट कैसे करें, उसको लेकर क्या रिलैक्सेशन है, एक्सपोर्ट करने पे क्या बेनिफिट है, इंपोर्ट करने पे कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ये सब मैटर करेगा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरीके से मैंने आपको ओवरव्यू दिया उस चैप्टर का, और टॉपिक्स जो लॉजिक्स थे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा वो चैप्टर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला चैप्टर करेंगे थ्योरीज ऑफ ट्रेड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।